हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन देख लिया। अब वैसे तो यूकेरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये हमारे बीएससी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए उससे पहले पढ़ाऊंगा तो मैं ज़रूर। यूकेरियोटिक सेल्स में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है ये मैं ज़रूर पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे हम टीलोमरेज के नाम से जानते हैं या टीलोमियर के नाम से जानते हैं, या एक यहाँ पर एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम इसको हम कहते हैं, उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज का टॉपिक होगा हमारा एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, या इसको हम कहें तो टीलोमियर है। देखो, यूकेरियोटिक सेल्स में हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए कभी भी साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं होता है, बल्कि डीएनए क्रोमोसोम के रूप में होता है। और क्रोमोसोम की संरचना ये है कुछ ऐसे। ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर है, टेंटेटिवली ऐसे ही बनाते हैं। इस क्रोमोसोम के ऊपर एक टोपीनुमा संरचना होती है, ऐसे ऊपर है ऐसे नीचे है, ये टोपीनुमा संरचना है। इस टोपीनुमा संरचना को हम कहते हैं टीलोमियर। ये भी टीलोमियर है। तो टीलो माने होता है एंड और मियर माने होते हैं खंड या थ्रेड्स, धागे। तो ये हिंदी में इनको हम अंतः खंड कहते हैं। और यहाँ पर होता है जिससे ये दोनों जुड़े होते हैं, इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। दिस इज सेंट्रोमियर। ठीक है, टीलोमियर, टीलोमियर और ये सेंट्रोमियर। और इस क्रोमोसोम के अंदर इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ऐसे। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अब देखो, हम टीलोमियर के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज टीलोमियर, क्या है। पहले थोड़ी हल्की सी बात कर लेते हैं कि टीलोमियर्स क्या है। देखो, ये बहुत ही हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस है, हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस है। ठीक है, यानी कि ये बहुत अधिक संरक्षित सीक्वेंस हैं। ये प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोट्स। थर्ड इज, ये रिपीट होती है, यानी कि टेंडम रिपीट जिसको हम कहते हैं, या रिपीटेटिव डीएनए या रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है। ये छोटी या बड़ी हो सकती है। अगर छोटी है तो इसको हम SSR, सिंपल सीक्वेंस रिपीट कहते हैं। और अगर ये बड़ी है तो इसको हम VNTRs कह सकते हैं। STR, शॉर्ट टेंडम रिपीट, VNTR, वेरियल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो ये इन्हीं के रूप हैं। ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होती है। इस श्रृंखला में, यानी कि जो रिपीटेटिव डीएनए है, इस डीएनए में G एंड C ये अधिक होते हैं। G और C की मात्रा अधिक होती है, यानी कि जो टीलोमियर्स हैं इनमें G और C की मात्रा अधिक होती है। इसमें एक ये
हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होता है, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन होता है, यानी कि जब इसको रंगते हैं तो हेट्रोक्रोमेटिक रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा गहरा रंग ग्रहण करता है, और जो यूक्रोमेटिक होता है वो कम गहरा रंग ग्रहण करता है। 3' पर ओवरहैंग होता है, 3' पर एक ओवरहैंग होता है, यानी कि ओवरहैंग सीक्वेंस पाई जाती है 3' पर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टीलोमियर डीएनए है ये टीलोमरेज एंजाइम के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो कुछ ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं टीलोमियर के, यानी कि सबसे गुणसूत्र के अंतिम खंड होते हैं जो गुणसूत्र को टूटने से बचाते हैं। देखो ये जो गुणसूत्र है ये इस तरह से है, देखो वैसे होने को तो कहते हैं भाई ये पेलिकल पाया जाता है, लेकिन इसकी कोई खास पुष्टि नहीं है कि पेलिकल होता भी है या नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो डीएनए यहाँ पर आया है, ये डीएनए इसका एंड यहाँ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर से किनारे हैं, हालांकि ये बहुत घुमा हुआ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लेकिन ये इसके किनारे हैं। अब इन किनारों पर कोई भी एंजाइम आसानी से इन्हें तोड़ सकता है, कोई भी एंजाइम, कोई भी केमिकल तोड़ सकता है। तो उस केमिकल और उस एंजाइम से बचाने के लिए हमारे पास होते हैं टीलोमियर। ये टीलोमियर इन क्रोमोसोम की रक्षा करते हैं या सुरक्षा करते हैं, इनकी प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम। इनका मेन काम एक ये है, प्रोटेक्ट क्रोमोसोम, यानी कि इन क्रोमोसोम को टूटने से बचाते हैं। ये निश्चित है भाई, क्रोमोसोम को टूटने से बचाते हैं। सोचो अगर ये क्रोमोसोम टूटने लग जाए, यानी कि टीलोमियर ना हो और ये क्रोमोसोम टूटने लग जाए, तो धीरे धीरे क्या है कि पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है वही समाप्त हो जाएगा, अपने आप ही म्यूटेशन क्रिएट हो जाएगा। तो इसलिए इस म्यूटेशन से बचाने के लिए हमारी सेल के अंदर टीलोमियर प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ये हाईली कंजर्व सीक्वेंस है, यानी कि ये जब इवोल्यूशन हुआ तब से लेकर आज तक सभी यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ये कंजर्व सीक्वेंस है। ये प्रेजेंट ओनली केवल यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती है, रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, जी एंड सी युक्त होती है, हेट्रोक्रोमेटिक रीजन में होती है, 3' ओवरहैंग होता है और टीलोमरेज एंजाइम के द्वारा ये बनाई जाती है। अब एक्चुअली क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में कि हम बुढ़े क्यों होते हैं, वाई वी एज्ड, हम वृद्ध क्यों होते हैं, हम वृद्ध क्यों होते हैं, हम बूढ़े क्यों होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। देखो एक शब्द है जिसे हम कहते हैं सीनेसेंस, सीनेसेंस, और सिंपल हिंदी में कहें तो जैसे जीर्णता, ये एक शब्द है भाई, सीनेसेंस या जीर्णता। देखो जीर्णता का मतलब होता है एक सीरियल डेथ, सीरियल डेथ, यानी कि क्रमिक मृत्यु, जिसको हम कहते हैं क्रमिक मृत्यु, यानी कि एक जीव जो जन्म लेता है और अपनी पूरी लाइफ गुजारने के बाद वो मरता है, तो उसे हम कहते हैं क्रमिक मृत्यु। अब देखो उसमें वो जब जन्म लेता है तो उसकी यंग एज होती है, पहले वो, जैसे हम मानव की बात करें तो पहले वो चाइल्ड एज में होता है, उसके बाद वो एडल्ट हो जाता है, यानी कि वयस्क हो जाता है, उसके बाद फिर वो वृद्ध हो जाता है और धीरे धीरे क्या है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इस विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए एक जीवन चक्र है। तो इस प्रकार की जो मृत्यु होती है उसे हम कहते हैं सीरियल डेथ या क्रमिक मृत्यु, जिसमें एक अवस्था बुढ़ापे की भी होती है। तो हम बुढ़ापा क्यों आता है, इसका मेन कारण क्या है? तो देखो ये पादपों के अंदर भी होता है भाई। हमको ज्यादातर जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनका जीवन चक्र देखने को मिलता है। सपोज दैट मैं बात कर रहा हूं सरसों की,
तो सरसों देखो अक्टूबर के महीने में बोई जाती है और लगभग मार्च के महीने में पक के तैयार हो जाए, कट जाती है। तो उसमें आप देखेंगे भाई शुरुआत में जो हमने सीड बोया वो उगा, पहले प्लांट छोटा था, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा। तो इस प्रकार से प्लांट के अंदर फ्लावर आने लग गए। जब फ्लावर आ गया तो उसके बाद वो फलियां बन गई। धीरे धीरे क्या है कि जो उसमें जो पत्तियां हैं वो झड़ने लग गई, यानी कि अब हमको सीनेसेंस के जो करेक्टर्स हैं, जीर्णता के करेक्टर दिखाई देने लग गए। धीरे धीरे प्लांट से पत्तियां गायब हो गई, फल ये पक गई, प्लांट जो है वो ग्रीन से येलो हो गया, यानी कि वो धीरे धीरे जीर्ण हो गया। और एक समय ऐसा आएगा कि हम उसको नहीं भी काटेंगे तो भी वो प्लांट खत्म हो जाता है। तो दिस इज सीनेसेंस, जीर्णता। अब इसका मेन कारण है कि जीर्णता क्यों आती है या सीनेसेंस क्यों आती है या हम कहते हैं बुढ़ापा क्यों आता है। इसका मेन कारण है टीलोमियर। देखो 3 सेल्स की अगर हम बात करें, 3 सेल हैं, चलो इनकी हम बाद में बात करते हैं। एक बार इधर देखते हैं भाई होता क्या है। देखो ये है मान लीजिए अपना डीएनए, ये डीएनए या किसी भी प्लांट का या किसी भी सेल का डीएनए है, यहां से लेके यहां तक इसका एंड है। तो मैं कहूं भाई यहां पर इसके टीलोमियर हैं और इसमें भी यहां पर इसके टीलोमियर हैं। तो ये निश्चित है कि जब भी यूकेरियोटिक सेल में रेप्लिकेशन होता है तो आफ्टर एवरी रेप्लिकेशन टीलोमियर की जो लंबाई है वो घट जाती है, यानी कि इधर से जो टीलोमियर की लंबाई है वो घट जाएगी। घटती कैसे है इसका हम यहां पर जिक्र कर लेते हैं। देखो ये हमने पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन, तो देखो ये रेप्लिकेशन हो रहा है इस तरह से, ये रेप्लिकेशन हो रहा है, ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये है इधर 5 प्राइम। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो भाई हमने देखा कि इस जगह पर एक प्राइमर आता है, ये प्राइमर है मान लीजिए इस तरह से, और इस प्राइमर की उपस्थिति में डीएनए की श्रृंखला इस प्रकार से बढ़ती है आगे की तरफ। दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड, दिस इज लीडिंग स्ट्रैंड। सेकेंड इज ये प्राइमर हमारा एक यहाँ था, एक प्राइमर यहाँ था। तो हमने देखा कि भाई ये भी इस तरह से आगे बढ़ता है, यानी कि ये रेप्लिकेट होता है। तो ये रेप्लिकेशन यहाँ हो गया इस तरह से। दिस इज लेजिंग स्ट्रैंड, लेजिंग स्ट्रैंड। हमने यहाँ देखा भाई इस प्राइमर को, इस अब देखो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, टीलोमियर की कहानी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए क्या होता है कि जब प्राइमर हटता है, यानी कि रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो प्राइमर हटता है। अब मैं आपको इसका एक ये टेंटेटिव डायग्राम बनाता हूँ इस तरह से। तो देखो यहाँ पर प्राइमर था, ये प्राइमर है, ठीक है। तो डीएनए हमारा ये बना इस तरह से, ये बन गया। इसमें देखो जगह जगह पर प्राइमर था, यहाँ पर प्राइमर है, एक प्राइमर यहाँ पर है इस तरह से। तो भाई ये रेप्लिकेशन ऐसे हुआ और इसका रेप्लिकेशन ये ऐसे हुआ। तो यहाँ देखिए भाई ये मैं कह रहा हूँ ये 5 प्राइम है तो ये 3 प्राइम होगा, इधर ये 3 प्राइम है तो ये क्या होगा 5 प्राइम होगा। इधर ये नीचे वाली श्रृंखला इसकी 3 प्राइम थी, ऊपर वाली 5 प्राइम बनेगी, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इस तरह से आप यहाँ पर श्रृंखलाओं को बना सकते हैं इनको। अब देखिए कि जब प्राइमर हटता है, जब प्राइमर हटता है, जैसे देखो यहाँ से प्राइमर हटा तो यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है। जैसे सपोज मान लो यहाँ से प्राइमर हटाइए, एक प्राइमर यहाँ से हटा, ठीक है। तो यहाँ से जब प्राइमर हटता है इस जगह से, तो यहाँ पर इस डीएनए खंड का 3' उपस्थित है। तो अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आता है और आराम से यहाँ पर जो 3' है इसका उपयोग करके नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू कर देता है और डीएनए लाइगेज इसको कंप्लीट कर देता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि श्रृंखला जो है वो कंप्लीट हो जाती है। देखो दोबारा से एक बार ध्यान दीजिए कि जब ये प्राइमर यहाँ से हटता है, ये प्राइमर यहाँ से हटता है, तो इस खंड के 3' OH यहाँ पर 3' OH होगा।
इस खंड के 3' का उपयोग कर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए लाइगेज मिलकर के इस श्रृंखला को कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसे देखो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है इस श्रृंखला को, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है देखो, अब यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ एंड में जितने भी खंड होंगे ना लेजिंग स्टैंड पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट, वो सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसी प्रकार से जोड़ दिए जाते हैं। अब आप एंड में देखिए, यहाँ ये प्राइमर, ये वाला प्राइमर, इसमें देखिए ये वाला प्राइमर, तो यहां पर कौन सी श्रृंखला है, 5 प्राइम। कौन श्रृंखला है यहाँ पर, 5 प्राइम। यहां पर कौन श्रृंखला है, ये 5 प्राइम। अगर आप इस प्राइमर को और इस प्राइमर को देखते हैं और इसको हटा देते हैं, तो मैं देखो इसको हटा रहा हूं यहां से, इसको मैंने यहां से हटा दिया, तो यहां पर बचा मेरे पास 5 प्राइम। अब मैं इसको अगर मान लो यहां से हटा देता हूं, तो यहां पर बचा मेरे पास 5 प्राइम। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, अगर आपने स्किप कर दिया वीडियो को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखिए दोबारा से कि इस डीएनए के रेप्लिकेशन के दौरान जो प्राइमर्स हैं वो हमने यहाँ से हटा दिए, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट थे वो तो आपस में जुड़ गए, लेकिन अब जो 2 प्राइमर बचे हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो मैंने एक प्राइमर यहाँ से हटाया था, तो यहाँ पर अब इसका 5 प्राइम आ गया, यहाँ से हटाया तो इसका 5 प्राइम यहाँ आ गया। अब इसका रेप्लिकेशन कैसे होगा, इसका रेप्लिकेशन कैसे होगा, क्योंकि आरएनए डीएनए पॉलीमरेज को रेप्लिकेशन करने के लिए चाहिए 3' जो यहां तो मिल रहा था बीच में, लेकिन यहां पर तो है 5' फॉस्फेट। जब इस जगह पर 5' फॉस्फेट है, इस जगह पर 5' फॉस्फेट है, तो फिर रेप्लिकेशन, बचे हुए खंड का रेप्लिकेशन कैसे होगा। दिस इज एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, दिस इज एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम, कि एंड के जो खंड हैं, और एंड में क्या होता है, टीलोमियर। सीधी सी बात है, ये एंड में क्या है, यहां से रेप्लिकेशन होते गया होते गया होते गया, यहां पहुंच गया, इधर रेप्लिकेशन आया आया यहां आ गया। तो एंड में समस्या आती है, ये एंड में समस्या आ रही है, बीच में कहीं नहीं आ रही है। बीच के जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट थे वो तो आपस में जुड़ गए, क्योंकि उनको 3' मिल गया, लेकिन अब ये किनारे कैसे रेप्लिकेट होंगे, क्योंकि यहां पर तो 5' पर फॉस्फेट है, 3' है ही नहीं। तो इसको हम कहते हैं एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम। अब इस प्रकार से अगर मान लो ये डीएनए खंड बने, तो पहले वाला जो डीएनए है वो तो लगातार पूरा बनेगा इस तरह से, है ना। और सॉरी, इसी में बता देते हैं, देखो जो पहले वाला डीएनए खंड है, डीएनए श्रृंखला ये वाली, ये तो पूरी बनी, ये तो है ही हमारी पेरेंटल। और ये दूसरी वाली में देखिए आप, एक थोड़ी छोटी बनी है, क्योंकि इतना पोर्शन इसका चला गया। इसमें देखिए नीचे वाली श्रृंखला पूरी बनी, ये पैटर्नल है। इसमें देखिए आप, इसमें इतना पोर्शन चला गया। अब एक बात सोचिए, तो एक रेप्लिकेशन में हुआ है, इतना खंड केवल एक रेप्लिकेशन में गया है। अगर यही क्रिया जब रेप्लिकेशन बार बार होगा, तो छोटा छोटा सा खंड भी अलग होगा, मान लीजिए टीलोमियर का, तो धीरे धीरे यह खंड हमारे टीलोमियर को तो टूट ही जाएंगे, हमारे आनुवांशिक पदार्थ तक पहुंच जाएगा। यानी कि ये समझो कि जैसे मान लो ये टूटता हुआ आया, यहां से ये हमारा आनुवांशिक पदार्थ मुख्य है और यहां से यहां तक टीलोमियर है। तो पहले रेप्लिकेशन में ये हटा, उसके बाद ये हटा, उसके बाद ये हटा, उसके बाद ये हटा, उसके बाद ये हटा। तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जब पूरा टीलोमियर खत्म हो जाएगा और हमारे आनुवांशिक पदार्थ का नंबर आ जाएगा। ऐसा ही होता है, आफ्टर 30 और 34 ईयर्स टीलोमियर हैज एंडेड, यानी कि टीलोमियर खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे जो आनुवांशिक पदार्थ है वो टूटने लगता है। तो उसकी जो कमी होती है आनुवांशिक पदार्थ की, वही कभी हमें सीनेसेंस के रूप में या बुढ़ापे के रूप में दिखाई देती है। 3 सेल्स होती हैं, 3 सेल्स हैं जिनके अंदर कभी बुढ़ापा नहीं आता। एक तो है गेमीट सेल, गेमीट सेल में कभी बुढ़ापा नहीं आता, ये एन होती है, अभी समझाएंगे आपको। दूसरी भाई स्टेम सेल होती है, एक स्टेम सेल, ये भी अजर अमर है। और तीसरी होती है कैंसर सेल, इस पे भी कोई बुढ़ापा नहीं आता भाई। तो ये 3 सेल हैं। अब एक बात आप थोड़ा सा गौर करिए कि गैमीट सेल है, हम कह रहे हैं कि मान लो कोई बुजुर्ग है और उसमें गैमीट बनते हैं, तो क्या
एक बुजुर्ग के जो गैमीट हैं उनमें टीलोमियर की लंबाई कम नहीं होगी? क्वेश्चन उठता है कि जवान है तो चलो कोई बात नहीं, यंग एज में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एज्ड कंडीशन में है और अब उसके उस स्पर्म या उसके जो गैमीट्स है वो देखे जाएं, तो क्या उनमें टीलोमियर की लंबाई कम नहीं होगी? बिल्कुल भी कम नहीं होगी। एक बात सोचिए, अगर मान लीजिए मैं कहूं कि गैमीट के अंदर ये जो टीलोमियर की लंबाई ये कम हो जाए, तो एक बार कितनी साल से, एक बार सोचिए कि कितने वर्षों से यह चक्र चलता हुआ आ रहा है, आज तक पूरे टीलोमियर भी खत्म हो गए होते, हमारा डीएनए भी खत्म हो गया होता और हम पता नहीं क्या ही होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गैमीट के अंदर टीलोमरेज जो एंजाइम होता है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में भी, टीलोमरेज जो एंजाइम होता है इसकी सक्रियता सबसे ज्यादा होती है। तो ये जितना लंबा हमारा टीलोमियर होता है उस पूरे के पूरे टीलोमियर को बना देता है। ऐसे ही स्टेम सेल में होता है, ऐसे ही कैंसर सेल में होता है, इसीलिए कैंसर सेल की लाइफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए कैंसर सेल की लाइफ ज्यादा होती है। तो इन तीनों प्रकार की सेल्स के अंदर जो टीलोमरेज एंजाइम है ये सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो यहां पर हमने देखा है एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है, कि जो ये जो सिरे हैं इन सिरों का रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो इन्हीं रेप्लिकेशन की वजह से, दोबारा देखिए एक बार, कि जब हम टीलोमियर टूटते 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 हमारे मुख्य जेनेटिक मटेरियल तक आ जाते हैं तो धीरे धीरे वो भी टूटने लग जाता है और सीनेसेंस हो जाती है, इनके हम वृद्ध होने लगते हैं। अब एक एंजाइम है जिसका नाम है टीलोमरेज, ये बेचारा कोशिश तो करता है कि टीलोमियर को दोबारा से बनाया जाए ताकि वृद्धावस्था नहीं आए, लेकिन उतना कारगर नहीं हो पाता, यानी कि पूरे के पूरे टीलोमियर को ये बना नहीं पाता। तो क्या करता है ये, जरा थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि टीलोमरेज एंजाइम है क्या। तो देखिए, एक तो टीलोमरेज एंजाइम है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। इसके बारे में थोड़े से फीचर्स हम लिख लेते हैं। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ठीक है। इसमें एक आरएनए की सीक्वेंस होती है, इसमें एक आरएनए की सीक्वेंस होती है और वो आरएनए की सीक्वेंस हमारे टीलोमियर के अनुसार होती है। अब ये हमको पता है भाई 3' ओवरहैंग है, ये दिस इज ओवरहैंग। तो इसमें जो 5' ओवरहैंग है, अगर वहां पर C है ओवरहैंग में C है तो यहां पर ओवरहैंग में G होगा। ये आरएनए सीक्वेंस है। तो ये इस श्रृंखला को ये प्राइमर के रूप में काम में लेता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब होता है कि आरएनए की श्रृंखला को डीएनए के निर्माण के लिए काम में लेता है। तो इसे हम कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, यानी कि इसमें जो आरएनए की सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को ये एज ए टेम्पलेट काम में लेता है और डीएनए की श्रृंखला का निर्माण करता है। अब निर्माण कैसे करेगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो कैसे ये हमारे टीलोमियर की रक्षा करता है कि कुछ हद तक टीलोमियर टूटे नहीं, कुछ हद तक ये जुड़े रहें, बने रहें। तो जब तक ये बने रहते हैं, जब तक हमारा आनुवांशिक पदार्थ टूटता नहीं है, तब तक तो हमारे अंदर यंग रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे सीनेसेंस स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, कैसे करता है काम ये। देखो, ये
हमारा ये जितने भी टीलोमियर्स होते हैं, इन टीलोमियर्स में एक श्रृंखला होती है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं भाई टी टी ए जी 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 जी, इस तरह से ये श्रृंखला है, ठीक है। तो जो हमारा टीलोमरेज है, टीलोमरेज, उसके अंदर श्रृंखला होगी टी के साथ ए यू सी 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 सी, ये श्रृंखला होगी। तो हमारा जो डीएनए है वो ये है। इस डीएनए में टी टी ए जी जी जी, ये ऐसे ही टी टी ए जी जी जी, इस तरह से। दूसरा ये है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और एक ये हमारा बना है जिसमें से थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल हमारा, ये इतना जेनेटिक मटेरियल खराब हो गया है और ये तो पूरा खत्म हो ही गया है, यानी कि इसका टीलोमियर जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद थोड़ा सा आनुवांशिक पदार्थ भी खत्म हो गया। तो हम टीलोमरेज एंजाइम की सहायता से इस पूरे ये जो बना हुआ है ये अपना टीलोमियर, इसकी संरचना करेंगे या इसका भी निर्माण करेंगे, और ये जो आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर दिख रहा है जो टूट गया है, इस आनुवांशिक पदार्थ को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसे होता है, देखो ये हमारा ये टीलोमरेज है। तो टीलोमरेज की श्रृंखला हमको पता है AAUCCC है। तो देखो ये TT ये यहाँ पर आके जुड़ता है, ये है टीलोमरेज। तो यहाँ पर आके जुड़ता है AAUCCC, ऐसे इसके अंदर लंबी श्रृंखला होती है ये। तो ये AAUCCC AAUCCC, इस तरह से लंबी श्रृंखला होती है। तो भाई यहाँ पर देखिए जब ये आगे जाएगा तो वही श्रृंखला बन जाएगी टी टी ए जी 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 टी टी ए जी जी जी। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला आगे की तरफ बढ़ती जाती है और ये यहाँ से आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। यानी कि इतना बना दिया, फिर आगे और जुड़ जाएगा, फिर और बना देगा, फिर आगे और जुड़ जाएगा और बना देगा। तो इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला यहाँ पर टीलोमियर की बना देता है। अब देखो यहाँ पर केवल एक श्रृंखला बनी है, एक श्रृंखला बनी है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा के और इस जगह पर शिफ्ट कर रहा हूँ। ये है भाई, इसमें ये AAUCC और C ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस तरह से। एक बार फिर से देखिए इसको, ये देखो हमारा जो टीलोमियर है वो इसके यहाँ पर है, ठीक है। अब टीलोमियर की श्रृंखला ऐसे होती है TTA जी जी जी, ऐसी होती है TTA जी जी जी। दिस इज 3' आपको पता है। अब जो प्राइमर या जो टीलोमरेज है वो यहाँ पर आता है ऐसे, और टीलोमियर की श्रृंखला ये है AAUCCC, ये है, ये यहाँ पर जुड़ गई। अब इसके जुड़ने से अब हमारा जो टीलोमरेज एंजाइम है इसका काम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि आरएनए की श्रृंखला के अनुसार डीएनए का निर्माण करना। तो ये श्रृंखला छोटी सी नहीं है, इसके ऊपर और भी होती है, ऐसे लंबी श्रृंखला होती है ये भी AAUCCC इस तरह से। तो इस श्रृंखला के अनुसार ऊपर की तरफ यहाँ वही TTA जी जी जी, ऐसे TTA जी जी जी, ये 3' यानी कि इस प्रकार से इसमें डीएनए की श्रृंखला का निर्माण, यानी कि आरएनए की श्रृंखला के ऊपर डीएनए का निर्माण होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, आरएनए की श्रृंखला होती है टीलोमरेज के अंदर, वही टेम्पलेट का कार्य करती है, और इसकी एक्टिविटी होती है टीलोमरेज की कि ये आरएनए की श्रृंखला के अनुसार डीएनए का निर्माण करे। तो ये यहाँ से डीएनए का निर्माण कर देता है। इतना बड़ा हमारा जब डीएनए बन जाता है तो अब ये एंड में पहुंच गया है, समझो कि ये यहाँ पर आ गया है इस तरह से, ऐसे। अब डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए पॉलीमरेज इसके अनुसार अब ये यहाँ तक देखो, ये डीएनए पॉलीमरेज आया था और डीएनए पॉलीमरेज ने इन न्यूक्लियोटाइड के अनुसार डीएनए का निर्माण कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक।
यानी कि जो पहले टूट चुका था अब ये न्यूक्लियोटाइड्स वापस से जुड़ चुके हैं। अब सपोज दैट मान लो कि हमारा आनुवंशिक पदार्थ यहाँ से टूट गया था, जैसे यहाँ पर AGCT ये टूट गया था, तो वापस से AGCT यहाँ पर बन जाता है। तो इस प्रकार से जो DNA की श्रृंखला है वो यहाँ पर पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी अब सोचो ये भी तो RNA का है, ये टेलोमरेज का, ये RNA का है, ठीक है। चाहे टेलोमरेज कितना ही काम करे, कितनी अच्छी तरह से काम करे, लेकिन फिर भी ये RNA का पोर्शन है, DNA से हटना अलग है। तो ये जब हट जाएगा, यानी कि सोचो कि ये तो हटेगा ही, क्योंकि ये DNA है दोनों श्रृंखलाएं, इसमें केवल ये RNA का है। तो जब ये हटेगा, ये हटेगा, तो इतनी श्रृंखला तो छोटी होगी ही, इससे तो कोई छोटा होने से रोक ही नहीं सकता। तो ये मान सकते हैं हम कि प्रत्येक DNA रेप्लिकेशन के बाद DNA की श्रृंखलाएं छोटी हो जाती हैं। ठीक है, क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वहां पर टीलोमियर टूटते हैं। तो ये हमने देखा भाई किस प्रकार से टीलोमरेज एंजाइम वापस से टीलोमियर या एंड रेप्लिकेशन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। थैंक यू। वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।